चलिए, what we are going to cover today primarily, okay, we are covering प्राइमरली फेब्रवरी, बट क्योंकि कल कुछ टॉपिक रह गए थे मार्च से, तो वो कवर करेंगे। प्राइमरली इसमें शुरू के 3 टॉपिक, जुडिशरी की इन हाउस इंक्वायरी, देन डुप्लीकेट वोटर आईडी का प्रॉब्लम और स्वावलंबनी प्रोग्राम। दिस इज फ्रॉम मार्च। ऐसा कोई फर्क तो नहीं पड़ता, वो नहीं पूछेंगे मार्च में हुआ है कि फेब में हुआ है, बट जस्ट टू लोकेट द थिंग। एंड देन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू PRIs, appointment in Election Commission of India, then IB Ministry guideline about obscene content online, and further just a small one, that appointment of new principal secretary. This being happened in February. Clear है? Okay. I believe इन सब चीजों से कुछ तो आपको मीडिया, सोशल मीडिया से पता ही होगा। ठीक है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। जुडिशरीज इन हाउस इंक्वायरी। क्या प्रॉब्लम हुआ है भाई? दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के साथ क्या प्रॉब्लम आई है? कैश कितना? कोई 15 करोड़ रुपया कहते, छोटी मोटी अमाउंट, पीनट्स। तो वहां पर एक स्टोर हाउस टाइप का था उनके बंगले के अंदर, उसमें लगी आग, और जब फायर ब्रिगेड वाले लोग आए, आग वाग बुझाई, तो फिर 15 करोड़ के आसपास कैश बर्न्ट हालत में वहां से रिकवर हुआ। तो इतनी बड़ी अमाउंट एक हाई कोर्ट के जज के घर पे क्या कर रही है? और फिर इसी के साथ इन हाउस इंक्वायरी का प्रोसेस शुरू होता है। तो इस घटना की वजह से बेसिकली इंपीचमेंट तो चलिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इन हाउस मैकेनिज्म क्या है जुडिशरी का एरिंग जज को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर? अब आगे हम देख लेंगे। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं हायर जुडिशरी की, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, तो अगर कोई भी जज कोई भी गलत हरकत करता है, मिसबिहेव करता है, अपनी पावर का मिसयूज करता है, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो उनको ठीक करने के लिए लॉस के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसीजर है, दैट इज द इम्पीचमेंट। एंड आई बिलीव यू नो इम्पीचमेंट इज थ्रू पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेचर का प्रेरोगेटिव है, और एक बार उसको रिवाइज भी कर लेंगे चलिए, लेकिन नियर इम्पॉसिबल काम है। तभी तो आज तक कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं किया जा सका है। तो इससे इधर जो हमारा करंट अफेयर है, सो बेसिकली इन हाउस इंक्वायरी क्या है? तो एक नाम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन यशवंत वर्मा है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जज हैं, और वही सारा इनके घर से कैश मिलना, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस इंक्वायरी पैनल इनके ऊपर बिठाया हुआ है। देखिए, 2 मीटिंग हुई थी, कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक तो इनको ट्रांसफर किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो ट्रांसफर इन हाउस पैनल नहीं करेगा, ट्रांसफर कौन करेगा? कलीजियम। तो कलीजियम की अलग मीटिंग हुई थी, ओके, और उसके बाद ट्रांसफर चलिए हो गया। फिर अब इनके खिलाफ जांच करना है इन हाउस मैकेनिज्म, तो एक अलग से 3 मेंबर का पैनल होगा। क्लियर? अब ये सब कहीं लॉस के अंदर नहीं है, ये ओवर द पीरियड जुडिशरी ने खुद डेवलप किया। जैसे पहला मौका आया था AM भट्टाचार्य जी, ये बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के इनके ऊपर आरोप थे। तो 1995 के अराउंड इस तरह का मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद में फिर जैसे 1997 में एंड सो ऑन, ये प्रोसेस इवॉल्व होता रहा। क्लियर? तो एक चीज लिख लीजिए प्लीज, डू राइट दैट इन हाउस इंक्वायरी पैनल में आखिर होते कौन कौन है? इन हाउस इंक्वायरी पैनल फॉर हाईकोर्ट जज, हाईकोर्ट जज 3 मेंबर होंगे। 1 चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, सेकंड अगेन चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, एंड 1 जज ऑफ हाई कोर्ट। दो चीफ जस्टिस, एक जज ऑफ हाई कोर्ट, किसी का भी, कहीं का भी, कहीं का भी। जैसे इसकी मैं बात करूं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पंजाब के चीफ जस्टिस, हिमाचल के चीफ जस्टिस, और एक कर्नाटक या आंध्र प्रदेश के जज है। तो दिल्ली का कोई जज नहीं है इसके अंदर। तो ये लाजमी नहीं है कि जिस हाई कोर्ट में हो वहां के जज हो, कहीं से भी जज बुलाया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? ये याद रह जाएगा। 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक जज ऑफ हाई कोर्ट। फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज 3 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 3 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
क्लियर? और वो चीफ अपने हिसाब से बना लेंगे जिस भी जज को चूज करना है। क्लियर? अब ये इंक्वायरी पैनल की पावर या फंक्शंस क्या है? सेकंड थिंग देखिए, इंक्वायरी पैनल जांच करना शुरू करेगा, ऑडियल्टम पार्टम भी मिलेगा जज को, मतलब अपना पक्ष रखने का मौका भी मिलेगा कि आपके आरोप, आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में आप क्या कहना है। क्लियर? एंड देन ये रिमूवल प्रोसेस से डिस्टिंक्ट है एकदम। अल्टीमेटली ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी की तरह काम करेगा। अब होगा क्या, या तो जज इज फाउंड गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट। क्लियर? तो अगर मिसकंडक्ट का उनको गिल्टी पा लिया जाता है तो अब ये इंक्वायरी पैनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेगा और उनसे ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप लेजिस्लेचर को कहिए रिमूवल प्रोसेस इनिशिएट किया जाए। तो ये खुद कोई ऑर्डर नहीं पास कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट में गिल्टी कर दिया, उस जज को ना ये हटा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे कि आप इंपीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट करा दीजिए। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू करे या ना करे वो एक अलग बात है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा क्योंकि कुछ भी ऐसा लॉफुली रिटन तो नहीं है, अगर यह पाया जाता है मिसकंडक्ट इज माइनर, कोई ग्रेव ऑफेंस नहीं स्टैब्लिश हो रहा है, यार चलो छोटी मोटी गलती हो गई है, मुलायम सिंह यादव का कहना कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, अगर इस तरह की कोई बात है तो फिर जज से कहा जाता है आप वॉलेंटरली रिजाइन कर दीजिए। अब ये अनऑफिशियल सा प्रोसेस है, मतलब उनको वर्बली कह देंगे कि ठीक है यार मिसकंडक्ट पाया गया है, और एक मिसकंडक्ट किया हुआ जज चाहे माइनर ही है वो जस्टिस की पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, तो उनके ऊपर फिर एक प्रेशर सा क्रिएट किया जाता है कि आप वॉलेंटरली रिजाइन कर दीजिए। इतिहास में आप ज्यादातर जो जजेस देखेंगे जो गिल्टी पाए गए हैं उनसे रिजाइन ही लिया गया है। क्लियर? और फिर अगर एलिगेशन बेसलेस है तो फिर मैटर ड्रॉप कर दिया जाएगा, वो तो नीडलेस टू से, अगर प्रूव ही नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं करेंगे। क्या चीज? ना 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 ना, जजेस इंक्वायरी एक्ट के थ्रू बनता है आपका रिमूवल प्रोसेस के अंदर जो इंक्वायरी पैनल है, ये जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर नहीं है। क्या है? जुडिशियल इनोवेशन है, जुडिशरी ने खुद ही मैकेनिज्म बनाया हुआ। तो कुल मिलाकर बात यह कि अगर चार्जेस प्रूव नहीं हो रहे हैं इंक्वायरी पैनल के आगे तो मैटर ड्रॉप, जज अपना काम करते रहेंगे। अगर माइनर ऑफेंस प्रूव हो रहा है तो जज से कहेंगे आप रिजाइन कर दीजिए, और अगर ग्रेव ऑफेंस प्रूव हो रहा है तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट है, और रिपोर्ट के बाद फिर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रिमूवल प्रोसेस शुरू कीजिए। बाय द वे, व्हाट इज द रिमूवल प्रोसेस अंडर आर्टिकल 124 इन जजेस इंक्वायरी एक्ट? एनीवन जो शुरू से लेकर एंड तक एक्सप्लेन कर दे? एनीवन? चलिए ठीक है, ओके। तीन लोग कौन है इंक्वायरी पैनल में? तीन लोग कौन है? गुड 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 गुड, वेरी गुड। बस एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बस इसमें हैक ये है सिटिंग जजेस चाहिए, रिटायर्ड नहीं चाहिए। सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, सिटिंग, सिटिंग जब मैं कह रहा हूं मतलब वो रिटायर्ड नहीं है, एंड वन एमिनेंट जूरिस्ट। ये 3 मेंबर का पैनल है रिमूवल के लिए। तो एक तो डिफरेंस क्रिएट कर लीजिएगा, ये इंक्वायरी पैनल बनता है जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर जब जज को रिमूव किया जा रहा है। तो बस वही है ना कि वो अगर ऑप्शन में डालेंगे तो कंफ्यूज करेंगे इन हाउस इंक्वायरी पैनल से और दूसरे से, तो ब्लॉक करके लिख लीजिए। एक तो इंक्वायरी पैनल लिखिए कहीं पे, इंक्वायरी पैनल अंदर जजेस इंक्वायरी एक्ट, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिटिंग सीजे ऑफ एनी हाई कोर्ट, एंड वन एमिनेंट जूरिस्ट, ये कोई बड़ा वकील होता है। और इसी के कंपैरिजन में अगर इन हाउस इंक्वायरी पैनल है तो इन हाउस इंक्वायरी पैनल में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, आप लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए 3 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड देन हाई कोर्ट जज के लिए 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 1 जज ऑफ हाई कोर्ट। कंपैरिजन में लिख लीजिए ताकि कंफ्यूज ना करें आप।
एमिनेंट जूरिस्ट कोई भी ऐसा पर्सन जिसको लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज है। जिस हाउस में ये प्रोसीजर आया है, ठीक है, उस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नहीं, एमिनेंट जूरिस्ट है तो अदरवाइज वो एडवोकेट या लॉयर लिखते हैं यहाँ पे। एमिनेंट जूरिस्ट कोई भी लॉ की अच्छी समझ वाला। अपॉइंट ना, जिस हाउस में प्रोसीजर आया है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर। आई एक्सप्लेन। चलिए ठीक है, इंक्वायरी होगी उसके बाद। ठीक है, हाँ जी, ओके, हाँ जी, पीछे पीछे, ठीक है, वो स्पेशल मेजोरिटी कहलाती है। और फिर दूसरे हाउस में सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी अगेन, एंड देन सेम सेशन में होना चाहिए, एंड प्रेसिडेंट के सिग्नेचर। हाँ जी, exactly, because under section 3 of Judges Inquiry Act there is written the presiding officer may take up। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे क्लीन स्लाइड है, एक मिनट, ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूँ। सिंपल है, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसा चार्ट फॉर्म में बना लीजिए, रिमूवल भी रिवाइज हो जाएगा। 50 MP, 100 MP, इंक्वायरी पैनल, he talked about judge of Supreme Court, CJ of High Court, eminent jurist. Report, a special majority, then transmitted to other house, a special majority, then sent to president. The moment president signs the order, the concerned judge stand removed from his post। और ये सारा का सारा प्रोसीजर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सेम सेशन में होना चाहिए। अगर सेशन प्रोरोग कर गया तो फिर नेक्स्ट सेशन में जहां ये प्रोसेस रुका है वहां से आप टेकअप नहीं कर सकते हैं। 50 MP 100 MP क्या है? अगर रेजोल्यूशन को एडमिट कराना है, राज्यसभा में आप ला रहे हैं, तो मिनिमम 50 MP का सपोर्ट चाहिए। इससे कम मतलब 2-4 MP ने उठ के कह दिया रिमूव करो तो प्रोसेस एडमिट नहीं होगा। और अगर आप लोकसभा से ला रहे हैं तो आपको कम से कम 100 MPs का सपोर्ट चाहिए। और जैसा हमारे साथी ने कहा कि अगर 50 MP का सपोर्ट हो भी जाए, 60 ने कर दिया, 70 ने कर दिया, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि वो एडमिट करें ही करें। अंडर सेक्शन 3 इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू एडमिट और नॉट टू एडमिट द प्रोसीजर। क्लियर है यहां तक? सेक्शन 3 ऑफ जजेस इंक्वायरी एक्ट, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, तो लिखना लिख लीजिए, सेक्शन 3 ऑफ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यार, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इन चीजों को थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। और इन हाउस इंक्वायरी पैनल और रिमूवल में कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्लियर? ये इंक्वायरी पैनल जैसे हमारे साथी पूछ रहे थे कौन बना रहा है, ये इंक्वायरी पैनल बना रहे हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। राज्यसभा में आया तो चेयरमैन, और लोकसभा में आया तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। एनी डाउट प्लीज आस्क। चलिए ठीक, ओके, यहां तक हो गया। नाउ जस्ट टू एड ऑन, व्हाट इज द चैलेंजेस रिलेटेड विद इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस? क्रिटिसाइज क्यों है इतना? तो 4 से 5 पॉइंट याद रख लेंगे तो मेंस वाला मसला हल हो जाएगा। द वेरी फर्स्ट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जो भी इंक्वायरी पैनल का प्रोसेस है, वहां पे जो भी डिस्पोजिशंस दी गई हैं वो सब पब्लिक नहीं की जाएंगी, उसको कहते हैं इन कैमरा प्रोसीडिंग। तो इंक्वायरी पैनल, ठीक है, वो बाद में फाइंडिंग्स वो पब्लिक कर दें, अपनी अलग बात है, ठीक है, लेकिन जो भी वहां पे प्रोसीजर चल रहा है, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो सब पब्लिक नहीं किए जाते हैं। तो एक तो ओपेक सिस्टम है सर, यार क्या पता वहां डीली चल रही हो, है तो सब एक ही फ्रेटर्निटी वाले। अब यशवंत वर्मा साहब जाके बैठ जाएंगे इंक्वायरी पैनल के सामने, पहले कहीं ना कहीं साथ ही काम किया हो सकता है, अलग अलग बार में, अलग अलग बेंचेस के अंदर। क्लियर? और फिर क्या होता है, बार्गेन ही चल रहा हो कि सीधी बात है, आज मेरे घर से 15 करोड़ मिला है, कल को तुम्हारे घर से मिलेगा।
हमाम में तो सभी नंगे हैं। तो बताओ क्या डील करनी है, और तुम्हें तो एक ही 15 करोड़ मिला है, ऐसे 15 करोड़ तो 15 जगह पड़े हैं मेरे, शेयरिंग कर लेते। सो यू नेवर नो कि वहां पर क्या अंदर प्रोसेस चल रहा है। तो टोटली ओपेक सिस्टम है। देन इट कम्स टू बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है सर। अगर इन्होंने प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर भी दिया कि इंपीचमेंट प्रोसेस लेके आइए, तो प्रेसिडेंट इनिशिएट करे ना करे, प्रेसिडेंट अगर रिक्वेस्ट कर भी लेंगे लेजिस्लेचर को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी वो इनिशिएट ही ना करें, तब आप क्या कर लेंगे? क्लियर? देन इट कम्स सर रेयर इंपीचमेंट। आज तक आपके सामने सिंगल एग्जाम्पल भी नहीं है इंपीचमेंट का। तो क्या इन हाउस इंक्वायरी, क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, क्या आपका स्टैट्यूटरी प्रोविजन, आज तक ऐसा कोई प्रोसीजर एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है। सेकंड, द होल प्रोसेस इज मार्ड बाय पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। Ultimately, your independent judiciary is dependent upon legislature now to control a erring judge. जुडिशरी खुद भी चाहकर अपने किसी जज को कंट्रोल कर ही नहीं सकती है। क्लियर यहां तक? देन फाइनली डिलेड जस्टिस। ये इन हाउस इंक्वायरी जो कमेटी है, इसके ऊपर भी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। कितने टाइम में आप इंक्वायरी करेंगे, कब रिपोर्ट करेंगे, कोई लिमिट नहीं रखी गई उसमें। तो क्या पता 10 साल इंक्वायरी चलती रहे। तो अल्टीमेटली ये जो सारा मैकेनिज्म है, इससे कोई भी हल आपका निकल नहीं रहा है। पहला डिजाइन फॉल्ट है आपके, कि आपने डिजाइन इस तरीके से बनाया हुआ। दूसरा वर्क कल्चर का फ्लो है, कि आप वर्क कल्चर के थ्रू भी अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाए। क्लियर है यहां तक? ओके, देन रिफॉर्म, ठीक है, रिकमेंड करने के लिए कर लीजिए। नाउ इट कम्स, पहली चीज ट्रांसपेरेंसी। यार गवर्नेंस के अंदर, पॉलिटी के अंदर, जहां पे भी आपको ओपेक सिस्टम दिखाई दे ना, पहला सजेशन दीजिए ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी होगी तब आप अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करेंगे। जब ओपेक सिस्टम ही चल रहा है तो आप किसी को अकाउंटेबल कर ही नहीं सकते हैं। तो पीपल एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज को आप इन सब प्रोसीजर की जानकारी पहुंचाइए। देन जुडिशियल ओवरसाइट बॉडी, ये एक सजेशन दे दीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट है जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी कमीशन। जुडिशरी के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है बेसिकली। आखिरी आपके पास चारा है इंपीचमेंट का, जो हम कई बार बात कर चुके हैं, वो इफेक्टिव है नहीं। तो अल्टीमेटली एरिंग जज को काबू करने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो एक नया कमीशन होना चाहिए, दैट इज जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी कमीशन। ऐसा कुछ हमने एस्टैब्लिश नहीं किया हुआ है। 2011 में एक बिल लेके आए थे इन द सेम नेम, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, लेकिन वो पास ही नहीं हो सका। उसके अंदर एक कमीशन की बात की गई थी, हालांकि कॉम्पोजिशन पे कहा गया था कि बाद में विचार करेंगे। क्लियर? ओके, फर्दर दैट अल्टरनेट डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। जैसे कोई भी जज अगर अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, जब तक उसका इंपीचमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप? जैसे एक सजेशन यहां पे दे दीजिएगा, सस्पेंशन। गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर कोई गलती करते हैं, पावर का मिसयूज करते हैं, करप्शन करते हैं, तो सिर्फ रिमूवल नहीं है उनके खिलाफ, क्या है? सस्पेंशन है। जब तक उनके खिलाफ जांच चल रही है, शायद तब तक आप उनको सस्पेंड रखें, उनको काम ना दिया जाए। लेकिन जजेस के साथ सस्पेंशन का, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए, सस्पेंशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। हद एक मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, जस्ट टू इंसाइट, और वो भी इनफॉर्मल है, कहीं पर उसको लेके कोई प्रोसीजर नहीं है। तो अगर कहीं जज अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है और बाकी जुडिशियल फ्रेटर्निटी उससे परेशान है, तो यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर ऑफ रोस्टर। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर ऑफ रोस्टर? क्या होता है मास्टर ऑफ रोस्टर? इन एवरी कोर्ट, chief is the responsible authority to allocate the work to all the judges. किस जज की कोर्ट में कौन सा केस जा रहा है, कितने केस जा रहे हैं, ये फाइनल अथॉरिटी होती है चीफ के पास। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, तो किस बेंच के पास कौन से केसेस जा रहे हैं, कितने केसेस जा रहे हैं या नहीं जाएंगे, ये डिसाइड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे ही हाई कोर्ट में कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर?
तो जिस इनफॉर्मल मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर का इस्तेमाल करते हुए एरिंग जज की कोर्ट में केस भेजनी बंद कर देता है। कुल मिला के गल ये है कि वेला कर दो, आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं सर। तो फिर क्या करेंगे, बस उससे सारा काम छीन लिया जाता है। आप उसको कोर्ट से नहीं निकाल सकते हैं। वो रोज सुबह तैयार होकर कोर्ट आएगा, आराम से बैठेगा, चाय वाय पिएगा, स्टाफ को बुला के टेबल टेनिस खेल ले, वहां पे कुछ भी करे, सीप लाउंड लग जाए, लेकिन आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म मास्टर ऑफ रोस्टर की थियरी से एमिनेट होता है। क्लियर है यहां तक? एंड फाइनली क्या सजेशन है, टाइम बाउंड प्रोसीडिंग होनी चाहिए सर। आज जहां सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को टाइम बाउंड कर दे रहा है, प्रेसिडेंट को टाइम बाउंड करना है, इतने टाइम में असेंट दो, सर थोड़ा सा अपनी तरफ देख लीजिए, कुछ खुद के लिए टाइम बाउंड मैकेनिज्म बना लीजिए। क्लियर है यहां तक? सब्जेक्टिव नोशन, कोई ग्राउंड नहीं है मैम। तो एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, क्रिटिसिज्म का डिस्क्रिशन सब्जेक्टिव, क्योंकि एक्ट तो है नहीं। ठीक है जी। एक होता ना सरकारी जबान चलदा गा, जे किसी अफसर ਨੂੰ कोई गलती हो गई, हमने कोई काम करता गलत ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਣਗਹਿਲੀ शब्द ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। अणगहली जो हो गया, माइनर कर दीजिए आप उसको, वो सब्जेक्टिव नोशन है मैम। क्लियर? अगेन सब्जेक्टिव नोशन है मैम। ठीक है। अब फॉर अ हाई कोर्ट जज इट्स पीनट्स, टुच्ची रकम है यार ये। मतलब यार मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां बैठ के ये बात हो रही है, यार बेइज्जती कराती है यार, 15 करोड़ केस है यार भाई। एग्जैक्टली बट स्टोर्स भी वादता रखता। ठीक है। आई वॉन्ट कमेंट लाइक मैनी डिपार्टमेंट्स, आई एम नॉट डिमीनिंग, बट ऐसे चलिए जोक के तौर पे सुन लीजिए, है तो सच्चाई के जैसे फूड सप्लाई जैसे यार फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है ना, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਮੈਨੇਜਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਤੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਥਿੰਗ, ਜੇ ਉਹ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਓ। एग्जैक्टली दैट इज द सिस्टम। तो 15 करोड़ पीनट्स मैम। चलें आगे, ये एडिट कर देना भाई, तुम मरवाओगे यार। डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर्स, माइनर सी चीज है। सर अगर वो जानना चाहते हैं आप, देखिए है तो पुराना मैटर, क्योंकि जुडिशरी पे चल रहे हैं कई सारे। तो हुआ ये था कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, और इन्होंने खुद से एक मैकेनिज्म बनाया कि हर साल सारे ही जजेस अपनी सालाना असेट एंड लायबिलिटी का रिकॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस में सबमिट करेंगे। की लोन चल रहे हैं, कितने थोड़े असेट हैं, वो सीजीआई के ऑफिस जाएगा। क्लियर? अब सीजीआई ऑफिस के पास वो डेटा कभी गया कभी नहीं गया, ये किसी को आज तक पता ही नहीं है। 1997 आरटीआई नहीं थी, आरटीआई एक्ट केम इन 2005। उसके बाद इन 2007 एक जायसवाल साहब करके आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उन्होंने सीजीआई ऑफिस के ऊपर आरटीआई फाइल की थी कि ये जो जजेस आपको असेट एंड लायबिलिटी का, क्योंकि वो बात आपने पब्लिक कर दी थी कि असेट एंड लायबिलिटी का डेटा आ रहा है, तो आरटीआई डाल दी थी कि मुझे दीजिए वो डेटा। रजिस्ट्री ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिनाइड टू एंटरटेन आरटीआई, और उन्होंने कहा सीजेआई ऑफिस इज आउट ऑफ बाउंड ऑफ आरटीआई, आरटीआई एक्ट हम पे लागू ही नहीं होता। देन एक लंबा केसेस की सीरीज चली। तो आरटीआई एक्ट में पहले आप जाते हैं फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, फिर आप जाते हैं सेकंड एपेलेट अथॉरिटी विच इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी कह दिया था कि सीजीआई ऑफिस कम्स अंडर आरटीआई, लेकिन फिर भी सीजीआई ऑफिस नहीं माना। हाई कोर्ट केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट केस हुआ 2019, तब यह कहा गया था
कि सीजेआई ऑफिस पर आरटीआई लागू होती है, बट विद कैविएट्स। कैविएट मतलब टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कि खुद सीजेआई ऑफिस ये डिसाइड करेगा कौन सी इंफॉर्मेशन हम डाइवल्ज करेंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन डाइवल्ज नहीं करेंगे। और ये जो आप पूछ रहे हैं असेट एंड लायबिलिटी, दे डिनाइड कि नहीं करने वाले, कि आरटीआई को आप जुडिशियल सर्विलांस के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं। दिस वाज द वर्डिंग ऑफ द जजमेंट। तो उसको आज भी पब्लिक नहीं किया जाता। क्लियर? हमारी जुडिशरी की एक एंट्रेंच प्रॉब्लम ही ये है, इनको सब जगह ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सब जगह ओपननेस चाहिए, और सब जगह इनको खुद घुसना है कि अपॉइंटमेंट में हमारे जजेस बुलाओ। जब बात खुद की तरफ आती है फिर इन्हें कोई प्रिंसिपल याद नहीं रहता। ये प्रॉब्लम। क्लियर है यहां तक? ठीक है, कोई नहीं, केस ही मिलूगा, खुद ही लड़ लांगे जी। डेफामेशन जेल जूल होगी, वधिया टाइम मिलूगा, किताब को तो अब लिख लांगे बह के आ जाओ भी रहेंगे। डुप्लीकेट वोटर आईडी, कम टू दिस। किसी को पता है भी क्या मैटर है? बस इसकी ना नॉलेज ले लीजिए आप, बहुत ज्यादा इसको मतलब ऐसे रट्टा नहीं मानना है, ये चीज पता होनी चाहिए। या एरोनेट वगैरह कहीं पूछ लें, या मेंस में आप कुछ लाइक जो भी होता है इलेक्टोरल रिफॉर्म के तौर पे। तो होता क्या है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, एपिक, ठीक है? दिस इज कॉल्ड इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। एपिक कहा जाता है इसको। बेसिकली आपकी वोटर आईडी है, ठीक है? अब इसमें एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड इसी सूरत में होगा, लाइक एबीसी और फिर नंबर्स हो जाएंगे। अब इसी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सारे के सारे वोटर आईडी जनरेट किए जा रहे हैं। क्लियर है यहां तक? आई रिपीट, देयर इज 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड प्रिंटेड अपॉन योर एपिक कार्ड। क्लियर? और ये 10 डिजिट के ही सारे के सारे बनाए गए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। लेकिन ओवर द इयर्स अब ये पता लगा है कि सेम नंबर के मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड जनरेट किए गए हैं, सेम नंबर दे दिया गया। क्लियर? अब इससे मीडिया में फिर ये रिपोर्ट हुआ, या अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने कहा गया कि बोगस वोट बनाए जा रहे हैं, सेम नंबर के क्लोन वोट तैयार किए जा रहे हैं इन डिफरेंट स्टेट्स। क्लियर? तो लगता है वाकई ये क्लोनिंग हो रही है या बोगस है ये? कैसे? हम्म। एग्जैक्टली, बस यही प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। देखिए अभी तो क्या है, एरोनेट एक प्लेटफॉर्म का यूज किया जा रहा है सेंट्रली, ठीक है? और वोटर लिस्ट की प्यूरिफिकेशन के प्रोग्राम है, 2015 से चल रहा है, जिसमें वो आधार लिंक कर रहे हैं, लेकिन वो भी प्रोसेस के अंदर है। तो इससे पहले होता क्या था, बस आपको प्रॉब्लम का पता हो कि बिफोर एरोनेट ये सब स्टेट जनरेट करते थे। जो स्टेट और यूटी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, ये जनरेट करते थे। तो क्योंकि हर स्टेट की अथॉरिटी में डिफरेंट अल्फा न्यूमेरिक कोड तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तैयार किया, वो कोइंसिडेंटली मैच कर गए। तो पॉइंट 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाकायदा पीसी इशू किया, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर एक्सप्लेनेशन दिया है सारा का सारा, कि अगर सेम नंबर से आपके पास वोटर कार्ड हैं, दैट डजंट मीन कि बोगस हैं या क्लोनिंग हो रही है, बिकॉज ऑफ स्टेट्स फॉल्ट। क्लियर है यहां तक? एक प्लेटफॉर्म है, तो लाइक एरोनेट के बारे में भी लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। इट इज अ वेब बेस्ड प्रोग्राम प्लेटफॉर्म, सॉरी, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म designed to streamline the electoral roll management process. Further, it integrates, यार जितना भी डेटा है ना आपके वोटर आईडी कार्ड का, इस प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं,
ठीक है, तो डिजिटली क्लासिफाई होता चलता है। फर्दर इट इंटीग्रेट्स वोटर रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन, deletion across the states, and ensuring, now underline, centralized and standardized electoral roll. Centralized को अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्लियर? जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज, क्योंकि पंजाब में तो कई बार पंजाबी में कुछ इंफॉर्मेशन लिख देंगे, आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में जाइए वो हिंदी में लिख देंगे, तो मल्टीपल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। अभी ऐसा किया नहीं जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में वो चीज है कि रिफाइन करेंगे उसको। एक और चीज लिख लीजिए, जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस इज मेन पर्पस मींस नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम 2015। And this is one step ahead. Remove duplicate voter entries. Remove duplicate voter entries by linking Epic with Aadhaar. आधार क्योंकि यूनिक आईडी है, क्लियर, तो उससे जैसे लिंक करेंगे तो पता चल जाएगा कितने जाली वोट्स हैं। कई जगह पे ये भी होता है आधार पे लिंक करने से पहले कि एक पर्सन ने 2-3 जगह पे अपना वोट रजिस्टर करा लिया, ठीक है, और फिर जो ओरिजिनल वोटर लिस्ट जहां पे उसका पहले वोट बना था वहां पे कट नहीं करवाया उसने, तो बहुत सारे लोग 3-4 वोटर आईडी कार्ड लेके घूम रहे हैं, ठीक है। ओके, देन इट कम्स विद, अब आधार की लिंकिंग हो जाएगी, तो जैसे ही आधार की लिंक की एंट्री होगी तो तुरंत क्या होगा, उस आधार आईडी पर कितने वोटर कार्ड इशू हो चुके हैं वो तुरंत सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, तो बाकी को फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या? अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे हैं ऐसे जो डबलिंग वोटर कार्ड लेके घूम रहे हैं। क्लियर? ओके, फर्दर तो आपको पता ही है, इट विल एनहांस ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, क्लीन इलेक्टोरल रोल एंड ऑल दैट थिंग। बस इसका इशू क्या है? इशू ये है, एक तो प्राइवेसी ब्रीच, अगर सब कुछ आधार, अब ये सिर्फ वोटर आईडी से नहीं है, चलिए ओके कम बैक। स्वावलंबिनी प्रोग्राम, स्वावलंब क्या होता है? स्वावलंब, एनीवन? हिंदी वर्ड स्वावलंबी, दिस जस्ट सेल्फ रिलायंट, प्लीज डू राइट सेल्फ रिलायंट। ओके, सो बेसिकली वी नो फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम लेके आ रही हैं जहां पर लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार की अवेलेबिलिटी दी जाए। तो हर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, पंजाब सरकार बहुत सारी कोशिशें कर रही है, ऐसे सेंटर, तो कहीं स्टार्टअप इंडिया, तो कहीं स्टैंड अप इंडिया, तो कहीं मुद्रा स्कीम, एंड मल्टीपल आर देयर। तो ऐसे ही एक स्कीम है स्वावलंबिनी, ठीक है जी, हाँ मल्टीपल। नहीं नहीं, इस बार मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। स्वावलंबिनी, तो इट इज फोकस्ड एट विमेन। कई बार क्या होता है, मेजर स्कीम से क्वेश्चन ना डाल के कोई माइनर सी स्कीम पे क्वेश्चन डाल देते हैं एक छोटा सा, ठीक है, तो अगर 4-5 फैक्ट इसके बारे में याद कर लें, क्वेश्चन आ गया, टैकल हो जाएगा। क्या? स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो करना क्या है इस स्कीम के थ्रू, एक तो ये लिख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग। देखिए बड़ा फेवरेट सा फैक्ट है, कोई भी स्कीम है उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, लॉन्च किसने किया, तो बस स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री याद कर लीजिए, इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग। ओके, गेम क्या है इसके अंदर, सिंपल समझ लीजिए, फिर मैं डिक्टेट कर दूंगा। हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहां पर फोकस किया जाएगा। यहां पर सबसे पहले एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू फीमेल को इंस्पायर किया जाएगा कि वो कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। तो जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज,
IITs। तो यहाँ पर फैकल्टी वाइज क्या करेंगे, खासकर फीमेल स्टूडेंट को इंस्पायर करेंगे कि आप कुछ ना कुछ नया अपना स्टार्टअप टाइप का या नया बिजनेस आइडिया लेके आइए। फिर जैसे जैसे वो एनरिचमेंट शुरू होगी, ये बिजनेस आइडियाज लेके आएंगे, तो फिर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं और कुछ टेक्निकल एडवाइजर्स हैं, उनसे इनकी वर्कशॉप्स कराई जाएंगी, उनका सपोर्ट इनको मिलेगा। और फिर फाइनली अगर किसी का आइडिया अच्छा जनरेट होता है, किसी और बड़ी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं, तो फर्दर इट विल बी मीटिंग विद द फंडिंग। प्लेन एंड सिंपल। तो 3-4 स्टेप एंड वी विल बी मेकिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। एनी डाउट? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैकल्टी वाइज डेवलप करेंगे, आइडियाज जनरेट करेंगे, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, मार्केटिंग के एक्सपर्ट, उनका सपोर्ट मिलेगा, और फिर वही कंपटीशन करा लिया करेंगे कल को, और जिसके आइडियाज टॉप करेंगे उनको फंडिंग और फिर मार्केट एक्सेस अवेलेबल कराया जाएगा, एज प्लेन एज इट इज। हाँ, ये वुमेन के लिए क्लियर। प्लीज डू राइट दैट इट इज अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। मैं की पॉइंट्स में लिखा रहा हूं, टू नर्चर entrepreneurial spirit among young women in higher educational institutes. Key feature point 1, faculty development program. Faculty development program. Single line में लिखिए, focus on training faculty members with 5-day training session. 5-day training session. Next, mentorship. Once they develop business idea, they receive mentorship from industry expert and successful entrepreneurs. Further, थर्ड, इसको पॉइंट बना लीजिएगा, नेक्स्ट, access to funding opportunities from government schemes and private investors. और लास्ट पॉइंट लिखिए, मार्केट एक्सेस, दैट इज इन द नेम ऑफ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज विद established business leaders. Clear? Any doubt? छोटा सा एक पैराग्राफ याद कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। दिस समथिंग इंपॉर्टेंट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पढ़ा है किसी ने? व्हाट इज इंडियाज परफॉर्मेंस? क्योंकि हम उस दौर में रह रहे हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इन एवरी स्टेट एट द सेंट्रल लेवल वी आर हैविंग अ स्लोगन, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। सो एनीवन, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? एनीवन? बस तो नहीं है, इतने भी हालात खराब है। ओके, व्हाट इज द रैंक? अच्छा, कवर नहीं किया। क्या होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? क्या 35 पाजी 96 की करंट जे वी आर हैविंग पैथेटिक परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स। 35 सोचो भी ना, वो तो बहुत बढ़िया सिनेरियो है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है, पहले पॉइंट नोट कीजिए, इट इज पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। It rank 180 countries and territories
टेरिटरी क्योंकि कुछ जिनको कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, 180 countries and territories on the basis of perceived level of corruption, बताता हूं, perceived level of corruption in their territory. It gives a score ranging 0 to 100. 0 to 100. 0 is highly corrupt and 100 is total clean. 0, 100. This is clean, total clean. 0, totally corrupt. Now दोनों एक्सट्रीम होती नहीं है. The reality lies in between. दोनों स्केल के बोथ एंड पे कोई नहीं है, सबको कुछ ना कुछ स्कोर है. अब ये करप्शन परसेप्शन देखिए, एक तो पहले बात क्या है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है. आपके कंट्री के अंदर प्रेजेंस ऑफ योर स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट करप्शन, इंस्टीट्यूट्स और उनकी परफॉर्मेंस. ये नहीं कि सिर्फ आपने लोकपाल बना दिया और आप कहें देखिए हम तो करप्शन के खिलाफ. लोकपाल परफॉर्म कैसा कर रहा है? तो इट इज अबाउट प्रिवेंटिव मेजर, इट इज अबाउट प्यूनिटिव मेजर, इट इज अबाउट प्रमोशनल मेजर, कि आपकी सोसाइटी में करप्शन के खिलाफ वैल्यूज कितनी प्रमोट की जा रही हैं. इन सब पैरामीटर पे चेक करेगा. और फिर ये परसेप्शन है कि लॉज के होते हुए, इंस्टीट्यूट के होते हुए यहां पर करप्शन की कितनी परसेप्शन है, या लोगों की निगाह में यहां पर कितने % करप्शन चल रहा होगा. तो एक परसेप्शन इंडेक्स है. क्लियर बात समझ में आई? एनी डाउट? और फिर स्कोर देने का काम शुरू करते हैं. क्लियर? नाउ ओ नो 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 हाँ, ऑन वेरियस फैक्टर्स, वेरियस पैरामीटर्स. कितने लॉज हैं, जैसे इंडिया में देख लेंगे यार, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है. फिर इंस्टीट्यूशन देख लेंगे, सीबीआई भी है, सीवीसी भी है, लोकपाल भी है ना, रेगुलर जुडिशरी है, ऑम्बुड्समैन है, इस तरह से. क्लियर यहां तक? ओके, चलिए आ जाइए. की फाइंडिंग्स क्या है सर? 85% जो आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन है ये बिलो 50 के स्कोर में रह रही है. 50 से कम नीचे स्कोर है, इसका मतलब ज्यादा करप्शन वहां पे है. ठीक है. देन ग्लोबल एवरेज है 43. इसका मतलब ग्लोबली अगर आप एवरेज देख रहे हैं तो वो क्लीनलीनेस की तरफ नहीं है, बल्कि किधर है? वो ज्यादा करप्टिबिलिटी की तरफ है. देन इट कम्स 2/3 ऑफ द कंट्रीज आर बिलो 50. वो 50 से भी नीचे स्कोर कर रहे हैं. एंड लास्टली टॉपर्स लिख लीजिए, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर. डेनमार्क ही टॉप करता है इसको हर बार, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है, अब ये टॉपर्स जरूर है लेकिन यहां पर भी 100 स्कोर नहीं है. यार एक चीज समझिए कि करप्शन सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. 3rd सेंचुरी BC जहां हम बैठे हैं इसी धरती पे लिखा गया था अर्थशास्त्र. कौटिल्य ने 3rd सेंचुरी BC में अर्थशास्त्र में 40 टाइप ऑफ डिफरेंट करप्शन एक्सप्लेन किए हैं और उनकी सजाएं लिखी हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन पे डिटेल में लिख रहे हैं कौटिल्य. खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन पे कौटिल्य लिखते हैं कि जिस प्रकार मछली जल में रहते हुए कितना पानी पी जाएगी ये बाद में पता लगाना मुश्किल है, ऐसे ही सरकार का काम करते हुए सरकार का मुलाजिम कितना एम्बेजलमेंट कर जाएगा ये बाद में पता लगाना मुश्किल है. वो कॉन्टिन्यूअस विजिलेंस की बात कर रहे हैं. तो अगर कौटिल्य 3rd सेंचुरी BC में अर्थशास्त्र में इतना डिटेल में लिख रहे हैं, इसका मतलब करप्शन तब भी बड़ी प्रॉब्लम रही होगी. तो आप कहीं पर भी चले जाइए, करप्शन इज एवरीवेयर. बस ये है कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम. तो अगर मैं इन कंट्रीज की बात करूं, डेनमार्क का स्कोर खुद 90 है. इसका मतलब 10% यहां पे भी करप्शन के चांसेस है. दे स्टैंड 88, दे स्टैंड 84. परफेक्ट स्कोर यहां पर भी नहीं, करप्शन यहां पर भी हो रहा है. बस ये है कि लीस्ट करप्ट कंट्रीज है तो क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा. क्लियर है? आखिरी वाले याद रखने की वैसे तो जरूरत है नहीं, साउथ सुडान, सोमालिया, वेनेजुएला, फेल्ड स्टेट्स. क्या? ओके, चलिए इंडियाज परफॉर्मेंस इन नंबर गेम. प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है
कि इस बार 96 आया। प्रॉब्लम यह है कि कॉन्टिन्यूअस डिग्रेडेशन हो रहा है, लगातार पैथेटिक परफॉर्मेंस हो रही है। सो इट कम्स विद, इस बार का प्लीज स्कोर याद कर लीजिए, एक तो रैंक 96, स्कोर है 38, स्कोरिंग बिलो 40। देन 2023 में 93 था, 39 स्कोर था। देन सर 2022 में 85 स्कोर था, और 85 रैंक था, 40 स्कोर था। तो वी आर गोइंग इन स्पाइरल डाउन। कई बार ना ट्रेंड पूछ लेते हैं, एंड प्लीज हाईलाइट करके लिखिएगा पॉलिटिकल फंडिंग। पॉलिटिकल फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग क्यों? आपको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड और सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। दीज आर प्रोमिनेंट चैलेंजेस। क्या? चलिए, ओके, प्लीज डू राइट। ओके, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, लॉबिंग एंड, लॉबिंग वर्ड नहीं बोला था मैंने, वो लिख लीजिए, एंड पॉलिटिकल फंडिंग। कभी पूछते नहीं। लॉबिंग बेसिकली बिजनेस हाउसेस से ज्यादा रिलेटेड टर्म है ये, तो मतलब ये फिर लीड करेगा क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ। उन्होंने क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म यूज नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। लॉबिंग जैसे कोई, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे कोई प्रोजेक्ट चाहिए पंजाब के अंदर, तो मैं पंजाब सरकार के साथ वही फाइन डाइन लॉबिंग चल रहा है, ठीक है यार, हमारे हक में प्रोजेक्ट्स दिए जाए। तो आपने पीछे वो 2-3 महीने पहले करंट अफेयर पढ़ा होगा, अडानी ग्रीन, और हजारों करोड़ रुपए रिश्वत में दिए गए थे। आई बिलीव 1700 करोड़ रुपए का तो चार्जेस लेवल है आंध्र प्रदेश के सीएम के लिए, कि हमारी कंपनी से आपने इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी है, ठीक है। दैट कैन बी अ क्लासिक केस ऑफ लॉबिंग। या ओके, चलिए लिखना लिख लीजिए, जस्ट टू कंपेयर विद नेबरिंग कंट्रीज। अब इनसे क्या कंपेयर है? पाकिस्तान 135 पैथेटिक फेल्ड स्टेट, श्रीलंका 121 chaotic स्टेट, देन बांग्लादेश अगेन इन chaos 149। चाइना हमसे बेहतर कर रहा है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। अब वो कर रहा है बेहतर या फिर वो बस उनकी इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है, वो अलग बात है। आ जाइए, छोड़ यार। इसमें ना बस एक चीज रिपोर्ट में इस बार स्पेशल आई है, प्री में नहीं पूछेंगे, शायद मेंस की तरफ हो सके। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट के साथ इन्होंने इस बार ये भी पब्लिश किया है कि कैसे करप्शन इज वीकनिंग द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर, जैसे क्लाइमेट पॉलिसी को वीक कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे कि कोई भी कंपनी है, उनका ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज्यादा है, तो कल को अगर जो भी आपकी इंटरनेशनल समिट्स हो रही हैं, वहां पर इस तरह की कोई रोक आती है कि लेवल कम करना है, तो उनको नुकसान होगा। एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा जो अरामको वगैरह हैं, जो फॉसिल फ्यूल के एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व हैं, अभी भी कोल बेस्ड कंपनीज हैं, तो भाई अगर कल को ट्रीटी कोई लीगली इंप्लीमेंट हो गई कंट्री के अंदर, तो उस कंट्री में आएंगे लॉज, तो उनको अपनी प्रोडक्शन कट करनी पड़ेगी, तो उनके तो बिजनेस के खिलाफ जा रही हैं चीजें। तो फिर करप्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं बेसिकली वो, इन पॉलिसीज की प्रॉपर फॉर्मुलेशन ही नहीं होने दे रहे हैं, बाय ब्राइबिंग, बाय मैनी प्रेशर टैक्टिक्स। मे बी राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट। क्लियर? चलिए, देन इरोड गवर्नेंस, लॉ एनफोर्समेंट। कहीं पे कोई ट्रीटी वगैरह आ गई है, इंप्लीमेंट करना है, तो ठीक है, उसको इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, ऑफिशियल्स को ब्राइब करना शुरू कर देंगे। फर्दर मिसयूज ऑफ क्लाइमेट फंड्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर ये वहां हो रहा है जो मोस्ट करप्ट कंट्रीज है, जहां पे गवर्नेंस खुद बहुत वीक है। तो होता यह है कि जो कुछ भी क्लाइमेट फंड के तौर पे अगर कुछ पैसा जा रहा है कुछ कंट्रीज के अंदर, अब वहां करप्शन बहुत ज्यादा है, तो वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि क्या करेंगे, वहां के पॉलिटिशियंस, वहां के ब्यूरोक्रेट्स वो मनी खुद अपनी पॉकेट्स में डालना शुरू कर देंगे। जी हाँ, एग्जैक्टली। अब वो फंड चाहे कोई एनजीओ प्रोवाइड कर रही हो, ठीक है, वो चाहे कोई और डोनेशन करने वाली, जैसे यूएसएड का काफी चर्चा था, उसके थ्रू अगर कोई फंड आ रहा है, तो एम्बेजलमेंट चल रहा है। फर्दर वर्सनिंग द इनइक्वालिटी। करप्ट लोग हैं सर, वही सीधी बात है कि करप्शन के थ्रू खुद की जेबें भर ली हैं, एनवायरमेंट आपका डिग्रेड हो रहा है, अल्टीमेट मार्क किसको पड़ रही है? पुअरेस्ट ऑफ पुअर को।
उनकी इवन वर्किंग अपॉर्चुनिटीज खत्म होती चली जा रही हैं, क्या? एंड देन मल्टीलैटरलिज्म अंडरमाइन हो रहा है। जो हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड से अमेरिका की हेजेमनी खत्म हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए बेसिकली, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी भी जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो मनी का यूज कर रहे हैं, करप्ट मीन्स का यूज कर रहे हैं कि उन्हीं की से चलनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? देन व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट? दैट स्ट्रेंथन एंटी करप्शन मेजर। मेरे हर साल ना इनकी रिपोर्ट में जब आता है ये चीजें आती हैं कि एंटी करप्शन मेजर्स आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्या हो सकता है एंटी करप्शन मेजर? एनीवन? वो आप ट्रांसपेरेंसी के अंदर डालिए, क्योंकि ये क्लाइमेट के ऊपर है तो उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी इन क्लाइमेट पॉलिसी। ठीक है। देन इनहेंस इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोटेक्शंस। प्रोटेक्शन किसकी? लिख लीजिए यहां पे, विसिल ब्लोअर्स, जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात है। एंड देन कम्स प्रमोट पब्लिक एंगेजमेंट। जितना ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को एंगेज करेंगे उतनी ट्रांसपेरेंसी, उतनी अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश होगी। या करप्शन के लिए आप अदरवाइज, अगर मैं इससे हट के बात करूं क्योंकि हम करप्शन बात कर रहे हैं, तो एक एक्स सीबीआई डायरेक्टर थे, उनकी एक पॉलिसी सी है, बेसिकली उनका इनिशिएटिव सा है, वो 3 P's के ऊपर फोकस करते हैं। दैट इज प्रिवेंटिव, ये लिख लीजिएगा यहीं पे, मेंस में काम आएगा पर आपके, प्यूनिटिव एंड प्रमोशनल। लाइक सबसे पहले आपके पास प्रिवेंटिव इनिशिएटिव होने चाहिए, लॉज होने चाहिए, एजेंसी होनी चाहिए जो करप्शन होने ही ना दे, चाहे वो डेटरेंस इफेक्ट हो कि करप्शन, जैसे आज हमारे यहां क्या फिनोमेना है कि करप्शन करते हुए कोई डरता ही नहीं है, और देखी जाएगी यार, जब जांच करने वाले आएंगे वो भी तो इंसान ही है, बात कर लेंगे, डील हो जाएगी। इस तरह के लॉज, इस तरह की एजेंसीज के करप्शन हो ही ना, आप प्रिवेंट कीजिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई तो कलाकारी दिखाएगा, करप्शन करेगा। देन क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए प्यूनिटिव लॉज एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जिसको कहते हैं नजीर सेट कर देना। मतलब आपकी कंट्री में आपके लॉज, आपकी इंफोर्समेंट एजेंसी, आपके कोर्ट्स इस तरीके से ऑपरेट करें कि एक चीज सेट हो जानी चाहिए कि अगर कोई करप्शन करेगा, ही और शी विल नॉट गो अनपनिश्ड। जैसे आज क्या फिनोमेना है, आज ज्यादातर ये फिनोमेना कि यार करप्शन कर लो कोई सजा सुजा नहीं होती। एक सरकारी मुलाजिम कई बार कहते हैं यार हद सस्पेंशन होती है, 6 महीने बाद बहाल हो जाते, कुछ नहीं, पुलिस लाइन हाजिर कर देंगे, चली जाता। तो ये सारी चीज बदले कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि करप्शन करेगा तो कोई भी बचेगा नहीं। एंड देन सर प्रमोशनल, व्हाट इज प्रमोशनल? प्रमोट वैल्यूज इन द सोसाइटी, that can be through education, that can be through media, social media, that can be through ग्राम सभा, whatever, NGOs। मतलब वो वैल्यूज आप प्रमोट कीजिए कि करप्शन नहीं करना है, तो एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी क्रिएट करनी है। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह का कुछ भी आप मेंस में कोट कर सकते हैं। एंटी करप्शन लॉज, इंस्टीट्यूशंस, दैट मे बी सम अवेयरनेस प्रोग्राम, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, वो सारे मेजर्स। या ओके, स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू PRIs, अगेन मोर रिलेटेड टू मेंस। नाउ वैसे तो ये IIPA ने तैयार किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन फिर इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। जो हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज के ऊपर 4-5 अच्छी रिपोर्ट्स हैं, वो कवर कर लेंगे, मेंस का सारा मसला हल हो जाएगा। ओके, नाउ देखिए कल हमने 2 रिपोर्ट्स की थी। एक थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पंचायती राज, ठीक, वो वुमेन के बारे में बात कर रही थी, क्या चैलेंजेस हैं। फिर हमने एक किया था पाई इंडेक्स। पाई इंडेक्स में क्या था? एनीवन? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, उसमें 9 थीम्स ऑफ SDG, उसके आधार पे पंचायतें कैसा परफॉर्म कर रही हैं, डिफरेंट सेट ऑफ थिंग। नाउ दिस रिपोर्ट इज अबाउट डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू PRIs।
So we know by 73rd Amendment 1992 we added Part 9 and Schedule 11 to the Indian Constitution. ठीक है? Raise a hand. How many topics are there under Schedule 11? Raise a hand. Raise a hand. How many topics are there under Schedule 11? Oh. मतलब इतनी संजीदगी से देखते हैं, मुझे ही शक हो रहा है कि मैं ही कुछ गलत पूछ रहा हूं. हाँ, किन्ने? 29 topics are there. See, there is Article 243G and there is 29 topics. ये 29 टॉपिक्स वो हैं जो पंचायतों को डेडिकेट किए जा सकते हैं कि आज के बाद पंचायतें इनके ऊपर डिसीजन लेंगी. प्लीज नोट एट द हेडर, आप जाके शेड्यूल 11 के 29 टॉपिक्स का रिवीजन देंगे. हमने पॉलिटी के वक्त बात की थी कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप उसको रट्टा मारें, लेकिन आप उसको 4 से 5 बार इस तरह से पढ़ लीजिए कि ऑड वन आउट का क्वेश्चन आप टैकल कर सकें. क्लियर? तो देखिए जाके लाइब्रेरी है कि नहीं है, फायर सर्विस है कि नहीं है. ठीक है, फिर उसी खेल में पढ़ेंगे क्या फायदा, पर चेक कर लीजिएगा इसको. क्लियर? लेकिन सर आर्टिकल 243G ये कहता है कि दीज विल बी डिवॉल्व टू द पंचायती राज एज पर स्टेट लॉ. तो ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है. तो अगर पंजाब विधानसभा ये लॉ बना दे कि इन 29 में से हम 25 टॉपिक ट्रांसफर कर रहे हैं, जस्टिफाइड. हरियाणा विधानसभा ये लॉ बना दे कि 29 में से हम 20 टॉपिक ट्रांसफर कर रहे हैं, बाकी 9 हम रिजर्व कर रहे हैं. वो जो 9 रिजर्व किए उस पर कौन डिसीजन मेकिंग करेगा? स्टेट ही करेगी फिर. क्लियर? तो फिर वो भी जस्टिफाई है. उत्तर प्रदेश कहते जी हम तो सिर्फ 10 देंगे, या फिर आगे ममता बनर्जी कहते हैं हम तो सिर्फ 5 देंगे, जस्टिफाइड. तो कुल मिलाकर बात यह कि किस स्टेट में पंचायतें कितनी पावरफुल हैं ये डिपेंड करता है स्टेट लॉ के ऊपर. भाई आप जितने पावर एंड फंक्शन उनको देंगे ना, उतना ही तो वो काम कर पाएंगे. क्लियर यहां तक? तो इसी डिवोल्यूशन के ऊपर ये रिपोर्ट है. अच्छा, एक और पॉइंट नोट कीजिए, इसमें कहीं लिख लीजिए इफेक्टिव डिवोल्यूशन. रिपोर्ट के अंदर नहीं है लेकिन अदरवाइज बॉक्स में लिखिए इफेक्टिव डिवोल्यूशन. लिखिए दैट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज even after devolving the power to the panchayats, there are many bureaucratic checks. And panchayats cannot make decision on their own. ये फिर से मैं कह रहा हूं मेंस के लिए है आपका. तो देखिए डिवोल्यूशन, एक तो डिवोल्यूशन ये हुआ कि मान लीजिए मैंने पंचायतों को 5 टॉपिक उठा के दे दिए कि इनके ऊपर आप डिसीजन लीजिए, ये हो गया डिवोल्यूशन. लेकिन जो अगली स्टेज है इफेक्टिव डिवोल्यूशन, टर्म्स एंड कंडीशंस के 5 टॉपिक आपको दिए, लेकिन फिर साथ में कह दिया कि जब भी इस चीज के ऊपर डिसीजन लोगे फाइल पहले बीडीओ ऑफिस भेजना, या पंचायत सेक्रेटरी के साइन जब तक नहीं होंगे तब तक आपका ये काम एग्जीक्यूट नहीं होगा, या बीडीपीओ साहब बताएंगे, एसडीओ साहब बताएंगे. तो इस तरह के बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक चेक्स हैं. तो एक और प्रॉब्लम क्या है, अगर आप डीपर जाके देखें, डिवोल्यूशन जहां पे हो रहा है वहां पे भी इफेक्टिव डिवोल्यूशन नहीं है. खुद पंचायतें डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही हैं. क्लियर यहां तक? एनी डाउट? चलिए प्लीज स्टार्ट राइटिंग दैट 6 की डायमेंशंस हैं. 6 की डायमेंशंस ऑफ फ्रेमवर्क, functions, finance and functionaries, capacity enhancement and accountability.
कैपेसिटी एनहेंसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। जब हमने पंचायती राज किया था तो उसकी, अगर आपको क्लासेस याद हैं, तो प्रॉब्लम के अंदर हम बात करते हैं 3F प्रॉब्लम, दैट इज फंक्शन, फाइनेंसेस, फंक्शनरीज। तो बड़ी प्रॉब्लम क्या है अगर इस रिपोर्ट को अदरवाइज हम देखें तो एक तो फंक्शंस, वो हम बात कर चुके हैं, फंक्शन डिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, और अगर डिवॉल्व कर दिए तो इफेक्टिव डिवोल्यूशन नहीं हो रही है, वो रोड ब्लॉक बन गया पंचायती राज की सक्सेस के लिए। देन यू कम टू सर फाइनेंसेस, उससे बड़ा रोड ब्लॉक, आपको काम तो दे दिया गया, आप हैं सरपंच गांव के और आपको काम दिया गया कि भाई सैनिटेशन आज के बाद आपकी जिम्मेवारी है, ठीक, लेकिन सर सैनिटेशन करने के लिए अब ये तो नहीं है कि पंच से सरपंच साहब रोज पिंड दिया नालियां साफ करने के, यू नीड सफाई कर्मचारी, क्लियर, और सफाई कर्मचारी फिर सैलरीड होंगे। तो पहली बात, पंचायतों के पास फंक्शनरी रखने की पावर नहीं है, कामों को एग्जीक्यूट करने के लिए वो स्टाफ को रिक्रूट नहीं कर सकते हैं। कौन करता है? स्टेट करता है। और कितने गांवों में आपने सफाई कर्मचारी देख लिए फिर, ठीक है। दूसरा, अगर ये कुछ मैकेनिज्म बना के रखना भी चाहें, फाइनेंसेस ही नहीं है इनके पास। ओवरऑल अराउंड 30% ही फाइनेंसेस हैं जो पंचायतें खुद से जनरेट करती हैं। 70% जो इनकी फंडिंग है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन स्टेट इटसेल्फ, दैट टू इन फॉर्म ऑफ ग्रांट एंड एड। तो जैसे कौटिल्य ने कहा था कि राज्य का आधार अर्थ है, बिना फाइनेंसेस के सर एक चाय का खोखा नहीं चलता है बिना फाइनेंस के। आप स्टेट कहां से चला लेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहां से चला लेंगे। तो फिर दूसरा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, और तीसरा फंक्शनरीज नहीं है, कामों को परफॉर्म करने के लिए फंक्शनरी नहीं है इनके पास। क्लियर यहां तक? ओके, नाउ कम्स द डेटा। कौन सा वाला? दिस कैपेसिटी एनहांसमेंट। ओके, सी ये फ्रेमवर्क डिफरेंट है, मैं आगे नोट करा देता हूं, हालांकि वो याद नहीं रखना है, बकवास है, ठीक है। आ जाइए आगे। देन यू कम टू टॉपर्स, बस ये याद रख लो, डिवोल्यूशन में टॉप किसने किया। सो इट कम्स विद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा डिवोल्यूशन, अच्छा समझ गए ना, डिवोल्यूशन का पावर एंड फंक्शन डिवॉल्व की जा रही है यहां पे। आप इतना याद रख लीजिए कि शेड्यूल 11 के 29 टॉपिक्स ज्यादा कहां ट्रांसफर किए हैं, यहां पे ट्रांसफर किए हैं। ओवरऑल एक ट्रेंड नोट कीजिए, दैट बिटवीन द पीरियड ऑफ 2014 टू 22, 2014 से 22 तक के बीच में, there is increase of devolution from 39.9% to 43.9%। मतलब पहले ओवरऑल अगर आप देखते थे तो जो 29 टॉपिक्स हैं उनके 39% की डिवोल्यूशन है स्टेट्स में ओवरऑल, अभी बढ़ के कितनी हुई है? 43। क्लियर? अब इसके अलावा जो आप फ्रेमवर्क वगैरह की बात कर रहे हैं उसमें क्या है कि डिफरेंट फ्रेमवर्क हैं, जैसे लाइक फंक्शनल क्राइटेरिया, फ्रेमवर्क क्राइटेरिया, फिर फाइनेंसेस क्राइटेरिया, फंक्शनरी क्राइटेरिया, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट को अलग अलग क्राइटेरिया पे रैंक किया गया, बट आई डू नॉट प्रपोज कि आप इतना रट्टा याद रहेगा भी नहीं ना, वो पूछने वाले हैं। हाँ, इसमें एक चीज जरूर आप साउंड करेंगे, 2-3 स्टेट हर क्राइटेरिया में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक आध एक्सेप्शन हो जाए तो अलग है। तो प्लीज कहीं पे भी लिख लीजिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। उसके बाद लिख लीजिए गुजरात भी लिख लीजिए, आर हैविंग गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिवोल्यूशन। क्लियर? ओके, इसी रिपोर्ट के अंदर चैलेंजेस क्या हाईलाइट किए गए, जैसे आता है ना कि चैलेंजेस क्या हैं, या मेंस का क्वेश्चन फिर से बन जाए, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चैलेंजेस क्या हैं, दैट लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल गैप है। व्हाट इज अ लीगल गैप? अब लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट टॉपिक, 73rd अमेंडमेंट तो एक मॉडल सा बना दिया है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हर स्टेट का अपना एक्ट है, तो हर स्टेट के एक्ट के अंदर बहुत सारे लैक्यूनाज हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव डिवोल्यूशन नहीं हो रहा है, स्टेट डिवॉल्व भी नहीं कर रहा है। और उसके बाद सर इंस्टीट्यूशनल गैप,
बहुत सारे स्टेट के अंदर रेगुलर इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं। लाइक कोई पंचायत डिसॉल्व हो गई, रूल तो ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराइए, वो कराते ही नहीं है। कहीं कोई नया रूल बना देंगे, जैसे यूपी ने किया था। तो यूपी ने क्या किया, ओबीसी की रिजर्वेशन का रूल बना दिया। जैसे एज पर आर्टिकल 243D, सीट शैल बी रिजर्व्ड इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एज पर पॉपुलेशन, देन विमेन रिजर्वेशन, and then it is optional to the state that they make reservation policy in favor of backward classes. यूपी ने बना दी। वो मैटर सब्सिडाइज हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। क्लियर? तो उतने में आ गया इलेक्शन का टाइम, यूपी गवर्नमेंट ने इलेक्शन ही नहीं कराया। बोले क्यों? बोले मैटर तो सब्सिडाइज पड़ा, जब तक डिसाइड नहीं होगा नहीं। और यूपी के जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन वकीलों का डेलिब्रेट डिले देखा गया कि वो केस डिसाइड नहीं, वो डिले करा रहे थे। बोले कौन इलेक्शन कराएगा यार? और जब पंचायतें नहीं है तो सारी पावर किसके हाथ में है? स्टेट के हाथ में। सर इंस्टीट्यूशनल गैप बहुत ज्यादा है। देन यार ये पॉइंट नोट करो प्लीज, और ये मैं पहले भी 1-2 स्टूडेंट से बात हुई है मेरी इस बारे में, वो कन्विंस नहीं हो रहे। इस बार मेरे हाथ में ना रिपोर्ट लगी है, नाउ आई कैन पुट अथॉरिटी। कई बार मैंने आंसर राइटिंग में देखा है कि पंचायतों के रोल के ऊपर लिखते लिखते ले जाते हैं कि नरेगा से बड़ा रिलेट कर देते हैं, जो नरेगा स्कीम है कि सर वहां बहुत रोल है एंड ऑल दैट थिंग एंड ऑल दैट थिंग। सर नहीं, प्रॉब्लम यही है कि ऑन पेपर क्या चीज है और इफेक्टिवली क्या चीज है। तो सर ये रिपोर्ट आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की रिपोर्ट जो IIPA ने तैयार की है, इसमें कहते हैं वेरी लिमिटेड रोल इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन स्पेशली लाइक MG नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, ये जो बहुत क्रिटिकल आपके प्रोग्राम है रूरल डेवलपमेंट के लिए, यहां बहुत लिमिटेड रोल है। तो ऑन पेपर तो कह देंगे कि हाँ पंचायत की भी सहमति चाहिए एंड ऑल दैट थिंग, या ऑन पेपर कह देंगे कि सर प्रधानमंत्री आवास योजना में बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राम पंचायत का रोल होगा। इफेक्टिव कुछ नहीं है सर। सब कौन डिसाइड कर रहा है? सबका सब स्टेट अथॉरिटीज डिसाइड कर रहे हैं। सो प्लीज डू नॉट मेक दिस फंडामेंटल मिस्टेक इन योर आंसर राइटिंग दैट आप नरेगा में पंचायत के रोल को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। मत कीजिए प्लीज ये, बल्कि उल्टा लिखिए दैट वेरी लिमिटेड से। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, डिस्पैरिटीज अमंग स्टेट। कहीं पावर ज्यादा है, कहीं पावर कम है। देन इट कम्स टू लो पब्लिक पार्टिसिपेशन। व्हाई? योर ग्राम सभाज आर नॉट फंक्शनिंग। अब इसमें कई बार बात कर चुका हूं, आपको क्लियर है ये कंसेप्ट, पॉलिटी क्लासेस एंड अदरवाइज। कल भी हमने बात की थी ग्राम सभा, दैट इज अ बॉडी ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर ऑफ द विलेज और पंचायत एरिया। तो देखिए कंसेप्ट क्या है, जिस कंसेप्ट को हालांकि पेसा एक्ट में इंप्लीमेंट भी किया गया बाय लॉ, लेकिन इस पंचायती राज में नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ये था ग्राम सभा का और पंचायत का कि जो रिलेशन होता है लोकसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जो रिलेशन होता है विधानसभा का और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ऐसा ही रिलेशन हो ग्राम सभा का और पंचायत का। यार पंचायत के जो मेंबर हैं 5-7, वो खुद भी एक तरह से ग्राम सभा की उसी गांव के तो रहने वाले हैं। तो ये ना हो कि सारे डिसीजन पंचायत भी कहाँ डिसीजन लेती है यार, सरपंच ही विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट प्रधान बने होंगे ना, ठीक है, वो डिसीजन ले जाते ना। तो होना ये चाहिए, कट शॉर्ट स्टोरी ये, कि ग्राम सभा की मीटिंग कॉल की जाए और एज पर लॉ 2 मीटिंग तो मैंडेटरी हैं एग्रीकल्चर सीजनिंग के अकॉर्डिंग। सारा गांव इकट्ठा हो, वो डिसाइड करे कि उन्हें डिस्पेंसरी चाहिए या उनको स्ट्रीट लाइटिंग चाहिए या गांव में लाइब्रेरी चाहिए। जब वहां पर सबकी सहमति से डिसीजन बन जाए तो पंचायत उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी पावर का यूज करे। दिस शुड बी द रिलेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, बट वो एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। क्लियर है यहां तक? तो अगर पीपल्स पार्टिसिपेशन है, सीधा ग्राम सभा को सीट लीजिए। ओके, देन रिकमेंडेशंस प्लीज डू राइट। स्ट्रेंथनिंग द लीगल फ्रेमवर्क, strengthening the legal framework. I believe you can explain it. Then financial empowerment. इस पे हमने क्लासेस के अंदर डिटेल में बात की थी, और अगर आपको याद हो तो मैंने एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की थी कि हम उस दौर में हैं जहां पर एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज जब भी आप यहां पर लिखें तो प्लीज डू नॉट गो के ग्रांट इन एड, सरकार ज्यादा पैसा दे, अब तक तो दिया नहीं ना यार, सरकारों के पास है, कहां से देते हैं बेचारे। क्लियर?
ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ रुपया ला देंगे, पंचायत नहीं देंगे। तो हमने कॉन्सेप्ट किया था एंटरप्रेन्योरल पंचायत, कुछ ना कुछ अदारे क्रिएट करन पंचायत जिथों आमदन हो सके। ओके, देन एनहांसिंग फंक्शनल ऑटोनॉमी, दिस अबाउट इफेक्टिव डिवोल्यूशन एंड फर्दर प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। कैसे आएगी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी? वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ कह दो रटा रटाया सा, आरटीआई। तो अभी तो पंचायतों ने पीआईओ ही नहीं अपॉइंट किए हुए हैं, तो एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं एवरी पंचायत मैंडेटरीली अपॉइंट पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अंडर आरटीआई एक्ट। क्लियर? तो और फिर तो आगे जितना मर्जी डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड जो मर्जी लिखते रहिए आप, कोई अंत नहीं है इसका। क्लियर यहां तक? व्हाट इज द टाइम ऑफ नेक्स्ट क्लास? 10 बजे से थी तो वो तो गुजर गई यार, इंपॉर्टेंट है फिर इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, रोक लेते हैं इसको। ओके, जस्ट क्विकली कम टू दिस थिंग। ठीक है जी, जुडिशरीज इन हाउस इंक्वायरी अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट, ये हमने बीच में जब बंद था तो रिवाइज कर लिया था, आपको याद है, तो बार बार उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से घर पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब घर पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर, वजह क्योंकि एरोनेट से पहले स्टेट और यूटी इशू करते थे, और क्या था वो 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड। ठीक है, एपिक के ऊपर अल्फा न्यूमेरिक कोड, तो वो आइडेंटिकल जनरेट हो गए, तो वो बोगस वोट नहीं है। लेकिन फिर इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, और क्योंकि बोगस वोट हैं बहुत सारे, क्योंकि डबल वोटिंग किसी ने की हुई है, 2 वोटर आईडी कार्ड बनाए हुए हैं, तो उसके लिए हमने एक एरोनेट देखा है, प्लेटफॉर्म है, और दूसरा वो 2015 का स्वीपिंग प्रोग्राम है जिसके थ्रू आधार से लिंक कर देंगे। देन इट कम टू स्वावलंबनी प्रोग्राम। सिंपली बता दो क्या करेंगे। हाँ जी बताओ, यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या करेंगे? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनसे कहीं आइडिया जनरेट करो, फिर वो आइडिया जनरेट करेंगे, उसके बाद ऐसे वो शार्क टैंक वाला अमन गुप्ता आ जाएगा, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, वो शादी.com वाले आ जाएंगे, तो उनसे मिला विला के यार एक्सपीरियंस आप देख लीजिए। उसके बाद फिर फंडिंग, मेन चीज पैसा, और फिर मार्केट एक्सेस, वो मतलब प्राइवेट कंपनीज के साथ। क्लियर? चलिए, देन सीपीआई, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 0 से 100 का स्कोर देता है। 0 मींस क्लीन, जीरो करप्शन, 0 मींस पांडे बिक गए ने, 100 क्लीन, टॉपर। रेज योर हैंड विदाउट एनी लिप सिंक। कौन सी एजेंसी इशू करती है? रेज योर हैंड विदाउट एनी लिप सिंक। CPI, global CPI is issued by which agency? Reporters Sans Borders, वो कुछ और पब्लिश करती है। रुकिया नहीं जा रहा आगे में ना, और नहीं रुकिया जा रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया का रैंक, स्कोर ओवर द पीरियड, India's performance is improving in this index, deteriorating. Who is the global topper? ठीक है, डेनमार्क। ओके। What else we did? ठीक है, corruption perception and then status of devolution power, वो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, that will be all. Thank you.